गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग प्रोटीन के बारे में देखेंगे। जैसा हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिया है अपना अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड्स, प्रोटीन इस क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। इजी सा टॉपिक है। प्रोटीन आपको पता है, दीज आर कॉम्प्लेक्स नेचुरल पॉलीमर्स जो हमारी ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस और लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सब में, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, उन सब में जो मेन इंग्रेडिएंट है, चाहे मसल का, स्किन का, कनेक्टिव टिश्यू का, ये सारे किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। ठीक है, प्रोटीन्स का जो मोलिकुलर मास होता है वो थोड़ा हाई होता है और मिलियंस में भी चला जाता है। ठीक है, अब ये इसका जर्नल इंट्रो था। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है जो वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स को दो बेसिस पे डिवाइड किया गया है। पहला बेसिस है 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसके दो टाइप है, जैसा कि आप देख सकते हो, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। ये जो फाइब्रस प्रोटीन है ये अपने क्या होते हैं, ये थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो साइड बाय साइड टेंड करके क्या फॉर्म करते हैं? फाइबर्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, टफ होते हैं, ये वाटर में इंसोल्यूबल होते हैं और इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और आपको इनके एग्जांपल्स पता हो, हेयर्स, नेल्स, हॉर्न्स और भी हैं, जैसे कि आपकी जो वूल है उसमें मिलते हैं, फीदर्स हैं, अच्छा फाइब्रोन है सिल्क के अंदर, मसल के अंदर जो मायोसिन है वो भी किसका एग्जांपल्स हैं? फाइब्रस प्रोटीन का। नेक्स्ट जो इसमें है हमारा, नेक्स्ट है इसके अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन। ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, आपको पता है ये जो पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये थोड़ा सा लार्ज, उसमें क्या होता है, कॉम्पैक्ट साइज़ में होते हैं। फोल्ड, वो तो थ्रेड लाइक थे, बट ये क्या होते हैं, थोड़े कॉम्पैक्ट यूनिट्स होती हैं जो आपस में फोल्ड हो जाती हैं और एक स्फेरॉइडल शेप को अक्वायर करती हैं। ठीक है, इनका जो अंदर वहाँ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन से? जैसा कि आप एंजाइम में देख सकते हो, हार्मोन्स। हम एंजाइम्स किसको बोलते हैं? हार्मोन्स को भी बोलते हैं। जैसे इंसुलिन है, ठीक है, जो हमें पैनक्रियास से मिलता है। अब ऐसा एग्जांपल है, अगर किसी को इंसुलिन ना याद रहे, वैसे इंसुलिन मोस्ट कॉमन एग्जांपल, आप लर्न रख सकते हो। और आपका जो हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में, ये बिल्कुल जनरल से एग्जांपल्स हैं। जब भी आप कोई डेफिनेशन लिखते हो ना इस तरह की, तो आपको एग्जांपल पता हो। ठीक है, अगर आपको ये डेफिनेशंस वगैरह पता हैं तो आप इनके डिफरेंस भी दिए हैं आपकी बुक में, तो आप उस बेसिस पे इनको डिवाइड कर सकते हो। अगर डिफरेंस पूछेगा तो वैसे तो पूछने का और बहुत टॉपिक है, बट एक जर्नल दे रखा है आपके सिलेबस में। दूसरा है हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जब हम इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जब प्रोटीन का आप हाइड्रोलिसिस करो और ओनली अमीनो एसिड्स आपको मिले तो ये क्या कहलाएंगे? सिंपल प्रोटीन्स। और अगर आपको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में क्या होता है? प्रोटीन इन विच आपका जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप जैसे अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में प्रोस्थेटिक ग्रुप काम करता है हीमिन है। जो आपका हीम ग्रुप है उसके अंदर जो आयरन प्रोटीन है वो क्या है? आपका एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। तो इसमें एग्जांपल भी कॉन्जुगेटेड में आप दे सकते हो, हीमोग्लोबिन के अंदर होता है। इसके बेसिस पे ये डिवाइड कर रखा है, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, क्रोमोप्रोटीन्स, आप देख सकते हो इनको। ठीक है, नेक्स्ट है, बाकी टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है जो आपके बुक में दे रखे हैं, नीचे लिखा भी हुआ है कि ये सेक्शंस आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको करने भी नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है इसमें आपका देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखो आप, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर आपका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर देखो आप, अमीनो एसिड्स
के बारे में हमें पता लगता है और कंपोजिशन एंड सीक्वेंस के बारे में हमें पता लगता है। कंपोजिशन एंड सीक्वेंस का मतलब क्या है, आपको ये पता लगेगा कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स आपके प्रोटीन्स हैं, क्योंकि देखो बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बनता है। पेप्टाइड की जब आपस में वो बाइंडिंग होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर में, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्शरी, क्वाटरनरी, 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। तो जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें अमीनो एसिड्स मिलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड्स मिलेंगे, तो हमें पता लगेगा कि प्रोटीन के अंदर कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, उसकी कंपोजिशन क्या है। अगर हमने कंपोजिशन का पता कर लिया, फिर हम देखेंगे कि इसमें सीक्वेंस क्या है। कि मान लो आपके 3 प्रोटीन्स हैं, एलानिन है आपके पास, ठीक है, आपके पास एलानिन है, ठीक है, और दूसरा आप मान लो आपके पास ग्लाइसिन है, 2 अमीनो एसिड से मिलकर बना मान लो डाइपेप्टाइड। अब हमें नहीं पता कि एलानिन पहले है या ग्लाइसिन पहले है, दोनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ये भी हो सकता है कि ग्लाइसिन पहले हो और एलानिन बाद में हो, ठीक है, तो दोनों ही पॉसिबल है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो बाय केमिकल मेथड्स या जो भी है। सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे अमीनो एसिड की कंपोजिशन। कंपोजिशन के अंदर सबसे पहला काम क्या है, आप जो भी वो प्रोटीन है उसको हाइड्रोलिसिस करवा दो। ठीक है, हाइड्रोलिसिस के लिए आप करोगे HCl ले लो 6 मोलर का, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है इसने दे रखा है, तो वो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। और जो हमें अमीनो एसिड ऑब्टेन्ड हुए हैं इनको आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, दूसरा स्टेप क्या है हाइड्रोलिसिस के बाद, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के अंदर आप क्या करो, इसमें एक टाइप की क्रोमेटोग्राफी है जिसमें हम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बफर्स क्या होते हैं जिनका pH 7 होता है, या जो भी एडवोकेट होते हैं ना एसिडिक ना बेसिक, तो हम क्या करते हैं उसमें आयन एक्सचेंज में लगा देते हैं। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, फिर उसमें निनहाइड्रिन एक रिएजेंट होता है, वो अमीनो एसिड से रिएक्शन करता है और पर्पल कलर दे देता है। और पर्पल कलर के बाद क्या होता है, बेसिकली एक ग्राफ आता है ऐसा यूं करके। अब ये जो ग्राफ है ये क्या बताता है, ये एक अमीनो एसिड की कंसंट्रेशन बताते हैं, ये दूसरे की, ये तीसरे की। ठीक है, एक इसमें वर्ड आएगा इल्यूट बोल देते हैं या इल्यूशन बोल देते हैं। इल्यूशन का मतलब है कि जब ये ग्राफ आएगा ना इस तरह से, ये कॉलम होता है क्रोमेटोग्राफी का, आप आगे पढ़ोगे यहाँ पे रेजिन्स वगैरह होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये डॉट डॉट दिखती है, तो ये डॉट जो है ये जो पहले आई है इसको बोलेंगे, जो पहले क्रोमेटोग्राफी में बाहर आएगा उसको बोलते हैं फर्स्ट इल्यूट। ठीक है, कि पहले आ गया, जैसे हमने निनहाइड्रिन डाला, क्योंकि हर एक अमीनो एसिड की कंसंट्रेशन अलग अलग है, ऐसे आती है हमारे, इसको बोलेंगे ये पहले इल्यूट फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। वो डिपेंड करती है, कटायनिक और अनायनिक दो तरह की क्रोमेटोग्राफी होती है। तो इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हो, अमीनो एसिड की कंपोजिशन, मतलब हमें पता लग जाएगा कि इसमें ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर सीक्वेंस के बारे में पता करना है। अब सीक्वेंस के लिए 2 मेथड है भाई। अब मैंने अमीनो एसिड में पहले बताया था कि हर एक अमीनो एसिड क्या होता है, एक तो इसका N टर्मिनल होता है, ये NH वाला, और एक ये होता है O नेगेटिव, ये C टर्मिनल, और ये आपका कौन सा टर्मिनल है, N टर्मिनल। ठीक है, तो ये C टर्मिनल और N टर्मिनल का डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, टर्मिनल सबसे पहले तो हम पता लगाएंगे कि ये जो अमीनो एसिड है इसका N टर्मिनल पे कौन सा अमीनो एसिड है और C टर्मिनल पे कौन सा अमीनो एसिड्स है। इसके लिए हम सूटेबल रीजेंट्स का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि N टर्मिनल अलग है और C अलग है, तो दोनों के लिए मेथड भी बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, जैसे C टर्मिनल के लिए हमारे पास, N टर्मिनल के हमारे पास 2 मेथड है, केमिकल एनालिसिस ही करेंगे इनका हम। ठीक है, केमिकल एनालिसिस कैसे करोगे, N टर्मिनल रेजिड्यू का सेंगर्स मेथड है। सेंगर्स मेथड में देखो आपके पास 2 तरीके हैं, आपको दिख रहा होगा ये 2,4-डाइनाइट्रो ट्राईफ्लोरोबेंजीन जो है, ये किसी भी, ये पेप्टाइड आपका, ये आपका अमीनो एसिड्स है, कोई भी डाई ट्राई कुछ भी हो सकता है, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन कैसे करेगा, ये जो फ्लोरीन है
यहाँ से तो आपका फ्लोरीन निकल जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड कैसा बन गया, NH बॉन्ड बन गया। यहाँ पे कैसा बॉन्ड बन गया, NH बॉन्ड बन गया। तो अब ये क्या करता है, उसके बाद हम इसको वाटर के साथ हीट कर देते हैं। जब हम वाटर के साथ हीट करते हैं तो ये देखो लास्ट में ये जो एक लास्ट एन टर्मिनल वाला अमीनो एसिड था वो आपके इसके साथ रह गया, जो DNP था आपका, इसके साथ ये वाला ग्रुप जो है आपका वो किसके साथ रह गया, इसके साथ, ये वाला जो पूरा ग्रुप है। ठीक है, इसमें ये जो R है यही बता देता है कि आपके एन टर्मिनल पे कौन सा अमीनो एसिड्स है। देखो NH है, CH है, COH है और ये R है। अगर तो ये RH है तो ग्लाइसिन है, CH3 है तो एलानिन है। मतलब ये जो एन टर्मिनल जो शुरुआत है वहाँ पे क्या है, मान लो मैंने मान लिया कि ये जो R है वो CH3 है। अगर CH3 है तो आपका जो एन टर्मिनल है वो एलानिन का बना हुआ है। इस तरीके से आप एन टर्मिनल को पता कर सकते हो। ठीक है, बट ये इतना यूज़फुल मेथड नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि हमें एक टाइम पे एक ही अमीनो एसिड के बारे में पता लगेगा, ये हमें बाकी का जो मिक्सचर बचा हुआ है उसके बारे में पता लग जाएगा कि ये मिक्सचर है आपका। ठीक है, उसके बाद है आपका सेकंड जो मेथड है, सेकंड मेथड है एंडमैन्स मेथड। ये भी एन टर्मिनल के लिए ही मेथड है। इसमें देखो ये फिनाइल आइसोसाइनेट आपने यूज़ किया हुआ है, ये आपका पेप्टाइड है पहले की तरह, इसमें बेस डाल दिया। बेस क्या करता है, यहाँ से आपका प्रोटॉन ले लेगा। ठीक है, तो जब ये प्रोटॉन ले लेगा तो क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे NH बॉन्ड बन जाएगा और ये पूरा एन फिनाइल उसके साथ जुड़ जाएगा। फिर इसने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसने एसिडिक कंडीशन ले लिया। ठीक है, ये जो बॉन्ड है डाइल्यूट अल्कली के बाद इसको एसिडिक कंडीशन में डाल दिया, जहाँ पे ये कंपाउंड बन जाता है इसका, ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये PTH, ये वाला जो कंपाउंड है PTH, फिनाइल थायोहाइड्रेन टायोइन। ठीक है, तो इसमें देखो ये वाला जो पूरा ग्रुप है, ये वाला, ये आपका एक अमीनो एसिड नहीं है, इसमें ये R ग्रुप नहीं बता देगा कि एन टर्मिनल पे ये है, बाकी तो रेजिड्यू बचा हुआ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ क्या पता लगा रहे हैं, हम सिर्फ एन टर्मिनल का पता लगा रहे हैं। तो ये रेजिड्यू है, इसको हम फर्दर ट्रीट करेंगे, फर्दर हमें अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस पता लग जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है आपके, एन टर्मिनल भी और C टर्मिनल। थर्ड है डेंसाइल मेथड, इसमें बस रीजेंट का फ़र्क है, ये वाला रीजेंट यूज़ होता है, सेंगर मेथड के बिल्कुल सिमिलर है। याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नाम याद रख लोगे तब भी ठीक है, नाम और रीजेंट। डेंसाइल क्लोराइड बोल देते हैं इसको, या फिर 1 डाईमिथाइल अमीनो नेप्थलीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब है हमें नेक्स्ट पता करना है C टर्मिनल के रेजिड्यू। इसके लिए भी 2 मेथड है। पहला मेथड है हाइड्रोजिनोलाइसिस मेथड। हाइड्रोजिनोलाइसिस मेथड का मतलब क्या है, आप इसको हाइड्राजीन से ट्रीट करवा दो। ये आपका अमीनो एसिड है, देखो ये वाला, इसको आपने हाइड्राजीन से ट्रीट करवा दिया तो क्या बन जाता है, हाइड्राजाइड्स बन जाते हैं। हाइड्राजाइड्स जो ये बने हैं वो केवल एन टर्मिनल, मतलब जो C टर्मिनल है उसको छोड़ दो, बस आप किसको छोड़ दो, केवल C टर्मिनल को छोड़ दो इसको, बाकी ये क्या बन जाएगा, हाइड्राजाइड। तो यहाँ से हमें फ्री C टर्मिनल सीधा मिल जाता है, बाकी कुछ नहीं मिलता, बाकी के हाइड्राजाइड्स बन जाते हैं जो एन टर्मिनल वाले हैं, बस हमें क्या मिलता है, C टर्मिनल। ठीक है, ये इतना इफ़ेक्टिव मेथड नहीं है ये वाला भी। रीज़न क्या है, हम इसमें क्या करते हैं, एक फ्री अमीनो एसिड ही हमें पता लगता है। नेक्स्ट हमारा एंजाइमेटिक। एंजाइमेटिक क्या होता है, ये क्या करता है आपका, सिलेक्टिवली जो भी C टर्मिनल्स हैं, जैसे ये लास्ट में C टर्मिनल है ना आपका ये वाला, इसको यहाँ से क्या कर देगा, अलग कर देगा और वो डिग्रेड पेप्टाइड पड़े रहेंगे। ठीक है, फिर हम डिग्रेड पे दोबारा अप्लाई करेंगे, फिर हमें अगला C टर्मिनल पता लग जाएगा। इस तरह से हम पूरे अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। दोनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आते हैं, सेंगर्स मेथड भी, एंडमैन मेथड भी, और इधर से C टर्मिनल में इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है ना, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये हमें कहाँ से मिलता है, पैनक्रिया से मिलता है, हमारे सिंथेसाइज भी हो जाता है लैब में, बट आप याद रखो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मोर, और इसका बेनिफिट क्या है,
मोर से ज़्यादा अमीनो एसिड का हम सीक्वेंस पता कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन क्या आता है, 2-3 अमीनो एसिड्स से देगा, फिर आपसे पूछेगा कौन से मेथड से हमें पता लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। उसके बाद है इसमें लास्ट टॉपिक सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही आपके सिलेबस में, टर्शरी क्वाटरनरी इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। अब ये कह रहा है कि आपको पता लग गया अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है, कंपोजिशन क्या है, अब आपको उसका स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले तो हमें एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न से प्रोटीन का पता लग जाता है, ठीक है, ऐसा प्रोटीन होना चाहिए। अब हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर से बोन लेंथ, बोन एंगल, प्लेनर कॉन्फ़िगरेशन, कायरल है या नहीं है, इनके बारे में नहीं पता लगता। हमें क्या बताता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताता है। और कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है उसने बता दिया, बॉन्ड है, बस ये नहीं बता पाएगा कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, ये सेकेंडरी बताएगा। तो इसमें भी 2 हैं सेकेंडरी में। बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये सारे प्लेनर स्ट्रक्चर है। जिगजैग स्ट्रक्चर तो है ही, CONH वाले बॉन्ड, ये R ग्रुप हो गया। जिगजैग स्ट्रक्चर तो है ही, बट ये सारे कैसे हैं, एक प्लेन में है। इनकी जो बीच में डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ 720 पिकोमीटर है। एक स्ट्रक्चर ये आप देख सकते हो। दूसरा स्ट्रक्चर इसमें एक और है, फ्लैट स्ट्रक्चर। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ से ये देखो, ये जो बल्कि R ग्रुप है वो बाहर की तरफ है, प्लेट की तरह, एक शीट की तरह, फ्लैट शीट की तरह ये स्ट्रक्चर है। हालांकि ऐसा इतना होता नहीं है, ये केवल उनका पॉसिबल है जो डाइपेप्टाइड्स है या फिर जिनके R ग्रुप काफ़ी बल्कि नहीं है। मान लो R आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है, या मिथाइल भी थोड़ा बल्कि में आ जाता है, बट ठीक है, हमारा काम इसमें चल जाता है। बट जो ज़्यादा बल्कि हैं, जैसे जिनके पास बड़ी बड़ी कार्बन की चेन है या फिर एक पूरा एस्पार्टिक एसिड वगैरह है, इनकी जो R ग्रुप है वो काफ़ी लेंदी होते हैं, तो यहाँ पर रिपल्शन होने लग जाती है इन R ग्रुप्स में, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लैट नहीं रह पाता। तो केवल किस में पॉसिबल है, ये जो स्मॉल R ग्रुप है, ये मीडियम साइज़ है, ठीक है। तो 2 तरह के हैं ये, पैरेलल और एंटी पैरेलल, दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स आप इसमें। पैरेलल मतलब अगर सारे जो आपकी नेबर्स चेन है वो पैरेलल है एक दूसरे के। एंटी पैरेलल मतलब दोनों एक दूसरे के नेबर एटम जो है एंटी पैरेलल रन कर रही है, ठीक है। उसके बाद है अल्फ़ा हेलिक्स। अल्फ़ा हेलिक्स मोस्ट स्टेबल है। जो आपकी बल्कि चेन है ना, जो हम पहले बात कर रहे थे कि आपकी ये जो बल्कि वाली है, वो देखो यहाँ पे ये NH ग्रुप है, ये CO ग्रुप है, यहाँ पे R ग्रुप कोयल हो गया है एक तरह से, राइट हैंडेड स्ट्रक्चर होता है अल्फ़ा का। तो इसमें जो अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर है मोस्ट स्टेबल है, रिपल्शन नहीं होती इसमें। जितने भी बड़े बड़े ग्रुप है इसी को एक्वायर करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो इसमें आपको स्ट्रक्चर याद रहे तो बहुत है। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रखी है, देखो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, बीटा और अल्फ़ा दोनों स्ट्रक्चर याद रखने हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोटीन का टॉपिक है, आपको इसमें से इतना ही लर्न रखना है। मेन इसमें आज की क्लास में आपका सेंगर्स मेथड, एंडमैन मेथड आपको पता हो, और C टर्मिनल के लिए कौन सा है, N टर्मिनल के लिए कौन सा है, ठीक है। आपको पार्शियल हाइड्रोलिसिस के बाद अमीनो एसिड का सीक्वेंस दे देंगे, आप पूछ लेंगे कि बताओ इसका क्या सीक्वेंस होगा, तो आप सेंगर्स मेथड से और उससे पता कर सकते हो, N टर्मिनल का और C टर्मिनल का, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पॉलीमर को डिस्कस करेंगे।